गुड इवनिंग एवरीवन। सितंबर की योजना के हम आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल आना चाहिए एंड उसके बाद हम लोग अक्टूबर करेंगे। सो आज सितंबर की योजना के इन आर्टिकल्स में हम आज करेंगे प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। सो बेसिकली इस आर्टिकल में है क्या, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा एमआरटीपी एक्ट के बारे में कुछ रेफरेंसेस की बात करेगा और उसके लाइट में हम लोग समझेंगे कि इस आर्टिकल में क्या अलग है। नॉर्मली जब हम पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी डॉक्यूमेंट में चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये चीज़ें अप्लाई कैसे हो रही हैं, लेकिन जब हम योजना की किसी आर्टिकल में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें अप्लाई किस तरह से होती हैं और उसमें से नुआंसेस क्या क्या हैं। तो इस आर्टिकल को के आलोक में हम लोग आज योजना के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इंसाइटफुल टच देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली कंपटीशन एक्ट जो कि इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। क्या? कंपटीशन एक्ट। तो ये किन किन बातों पे फोकस करता है? तो इसके मेन दो एलिमेंट हैं। हम डीप में जाएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से कि कैसे मार्केट को रेगुलेट करना है, हाउ टू रेगुलेट मार्केट। दूसरी बात कि किस तरह से फेयर कंपटीशन स्टैब्लिश करना है, फेयर कंपटीशन। इन दोनों बातों को हम फोकस करते हुए इस आर्टिकल को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली इट डील्स दैट व्हाइल कंपटीशन लॉ डजंट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द कंज्यूमर राइट, इट प्रायोरिटाइज कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय फोस्टरिंग ऑन मार्केट फ्री फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली इसमें क्या क्या कहता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता, बट ये सिक्योर करता है, ये प्रायोरिटाइज करता है, कि व्हाट आर important condition for consumers and their rights। सो इस तरह से ये आर्टिकल आगे बढ़ेगा जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि बेसिक बात ये है कि कंपटीशन एक्ट ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि किस तरह से मार्केट को रेगुलेट करना है और फेयर कंपटीशन किस तरह स्टैब्लिश करना है। इसके अलावा ये लॉ फोकस करता है कि किस तरह से डोमिनेंस को कर्व करना है, हाउ टू कर्व डोमिनेंस इन द मार्केट। देखो, जब डोमिनेंस नहीं होगा मार्केट में तो जो मार्केट की जो एडवांटेज हैं जैसे कि फेयर प्राइसिंग, काउंटरिंग कार्टेल फॉर्मेशन, इसके अलावा प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ मार्केट कंट्रोल। ठीक है, इन चीजों को कैसे, अब हमको देखो एक वर्ड मिल गया कार्टेल फॉर्मेशन, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कार्टेल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में एक प्रोडक्ट है, लेट्स से मोबाइल फोन, व्हाट इज अ कार्टेल?
ये क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, मोबाइल। अब मोबाइल के अगर मेजर जो मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कंपनी ए मैन्युफैक्चरर, तो कंपनी ए में हम जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कौन कौन सी मेजर कंपनी है, तो अभी के लिए हमारी जैसे हमारे पास जैसे सोमी है, वीवो है, एप्पल है, सैमसंग है। अब जैसे मान लीजिए ये कंपनी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, दिस कंपनी डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग, ये सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास मान लो 4G फोन है जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन है 64 GB स्टोरेज एंड 4 GB रैम, तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मान लीजिए कि कंपनी रेट डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी 12,000 पर मोबाइल हैंडसेट से सस्ता नहीं बेचेगी, इसके ऊपर आप अपनी गुणवत्ता डिसाइड करो और प्राइस बढ़ाओ, बट इससे सस्ता नहीं बेचोगे, नॉट टू सेल बिलो, नॉट टू सेल बिलो प्राइस। तब हम मानेंगे कि ये कंपनी 1, 2, 3, 4 ये अपने आप में कार्टेल का काम करते हैं, तो ये एक कार्टेल है, तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, कार्टेल बन गया। अब इसमें जो कंज्यूमर हैं वो फोर्स्ड होंगे कि उनको इस कॉन्फ़िगरेशन में 12,000 से सस्ता मोबाइल मिलेगा ही नहीं, तो कार्टेल इस तरह से काम करता है। इंटरनेशनल कार्टेल क्या होते हैं? इंटरनेशनल कार्टेल में मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में वहाँ की लोकल कंपनीज और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर इस तरह के कार्टेल ऑपरेट करते हैं। तो कंपटीशन का होना इस तरह के कार्टेल की प्रेजेंस को रोकता है। सो बेसिकली हमको यहाँ पे समझना होगा दो चीज़ें, कि ये कैसे मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से अलग है, और ये जानने के लिए हमको मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट ये बेसिक पता होने चाहिए। तो देखो, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो था वो मोनोपोली को काउंटर करता था, काउंटर मोनोपोली। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये भी काउंटर करता है मोनोपोली को, बट मैकेनिज्म में डिफरेंस है। कैसे? ये काउंटर करने के लिए फिक्स करता था कि कंपनी का साइज लिमिट करता था, साइज लिमिटेशन। ये ऐसा नहीं करता, ठीक है। साइज लिमिटेशन कैसे किया जाता था कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें लिमिटेड होती थी, उस पर एक लिमिट होती थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा एरियाज ऑफ ऑपरेशन, कि किन ज्योग्राफीज में ऑपरेशन करेगा, ये इसको लिमिट नहीं करता, ये इसको लिमिट करता है, ठीक है, ये इसको लिमिट करता है। एंड ये प्रिवेंट करता है डाइवर्सिफिकेशन को, ये प्रिवेंट नहीं करता। सो बेसिकली ये इसके मेन एलिमेंट हैं कि मोनोपोली को काउंटर करने के लिए साइज को लिमिट करता है, टर्नओवर को लिमिट करता है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को लिमिट करता है, एरियाज ऑफ ऑपरेशन को, मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे कि जब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 नहीं आया था, जब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2000 नहीं आया था, तो बिफोर 2000 एक कंपनी थी
कंपनी तो अभी भी है लेकिन उसके ऑपरेशन में कुछ डिफरेंस था। बिफोर 2000 की बात देखते हैं। कंपनी का नाम है आईटीसी और ये मेनली सिगरेट्स बनाते थे, सिगरेट्स बनाते थे, ठीक है, आईटीसी। लेकिन जैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 आता है, उसके बाद से एमआरटीपी एक्ट के जो फीचर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एमआरटीपी एक्ट जो लिमिटेशंस लगाती थी किसी कंपनी पे वो खत्म हो जाते थे और इसके बाद से आईटीसी स्टार्टेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तो उसका आउटपुट क्या हुआ, ये आगे होटल्स के बिजनेस में, क्लोथिंग में, एफएमसीजी में, ठीक है। तो होटल्स के बिजनेस में इनके जो होटल चेन थे वो विल्स नाम से चलते थे, ठीक है। दूसरा क्लोथिंग में विल्स लाइफ स्टाइल, जॉन प्लेयर और बहुत सारे ब्रांड, लाइफ स्टाइल, इस तरह के बहुत सारे क्लोथिंग। एफएमसीजी में आशीर्वाद आटा, सुपीरिया सोप, बहुत सारी चीज़ें इसके जो है आईटीसी की इन सारे फील्ड में आते हैं। अगर आप मार्केट में कभी जाओगे तो हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड अब इनके आ गए हैं, पहले पॉसिबल नहीं था और तमाम तरह की लिमिटेशन थी। तो ये मेजर डिफरेंस है जिसमें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट करता है। तो ये डिफरेंस हमें पहली बात पता होना चाहिए। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, सीसीआई वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और सीसीआई में क्या अंतर है, हम अब इस चीज को समझते हैं। सीसीआई के बेसिक एलिमेंट ये है कि वो मोनोपोली को प्रिवेंट करता है, फेयर प्राइसेस की इंश्योर करता है। वो कैसे, हम डिटेल में सीसीआई के बारे में बात करेंगे। ये पहले छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको पूरा कर लेते हैं। तो ये बात करता है कंज्यूमर के बेसिक राइट्स को। अब कंज्यूमर के बेसिक राइट्स क्या होते हैं? टू नो, अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि प्रोडक्ट क्या सर्विसेज ऑफर करेगा, हाउ इट इज मेड, कैसे बना है, इसमें एडिशनल फैसिलिटीज क्या क्या हैं, ठीक है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप में काम करता है, ठीक है। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट कैसे काम करता है, यहां से अब हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में आप समझते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कई सारे उसके ऑपरेटिंग टूल्स होते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक नंबर करके करते हैं। सबसे पहला, तो ये कई सारे
तरीके की एडवोकेसी करता है। किस तरह से एडवोकेसी करता है कि इंगेजिंग इन एजुकेशनल एंड अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस कैंपेन, प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन, कि किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाएं जो कंज्यूमर के लिए और बिजनेस दोनों के लिए अच्छी हों। ठीक है, दोनों चीजों में ये ध्यान देता है। प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन टू बॉडीज अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के अंतर्गत जो भी बॉडीज होती हैं वो करता है, उनको पॉलिसी रिकमेंडेशन यूनियन को और स्टेट दोनों को एडवाइस देता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक एडवोकेसी बुकलेट पब्लिश करता है कि इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। एडवोकेसी बुकलेट विच इज अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए इस तरह से बहुत सारी भाषाओं में ये लाता है। दूसरा, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट डिटेक्शन, ये डिटेक्ट करता है कौन कौन सी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट डिटेक्शन। डिटेक्शन, ये डिटेक्ट करना चाहता है कि कौन कौन सी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, अग्रीमेंट हैं जो कि कंपनियों के बीच में ऑपरेट करती हैं। अभी हमने जो शुरुआत में थोड़ी बातें, थोड़ा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करी थी, अब वो पॉइंट यहाँ पे डिटेल में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन अफेक्टिंग कंपटीशन नेगेटिवली, कंपटीशन नेगेटिवली। तो उनमें से जैसे हैं कार्टेल फॉर्मेशन, कार्टेलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, कार्टेलाइजेशन। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के कार्टेलाइजेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। प्राइस फिक्सिंग में अगर कंपनीज आपस में मिलके प्राइस फिक्सिंग करती हैं तो ये उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ना केवल कोशिश करेगा, वो अपने आप में उसे रोकेगा। बिड रिगिंग, जो भी बिडिंग होती है वो नॉर्मली ओपन एंड फेयर कंडीशन पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ उन्हें कुछ कंपनीज मिलकर आपस में रिग करें और उसके प्राइसेस को बढ़ा दें आम आदमी के लिए। ठीक है, इसके अलावा मार्केट एलोकेशन में रीसेल प्राइस में मेंटेनेंस में इस तरह से ये अपने आप में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रिवेंट करता है, उन्हें डिटेक्ट करता है। ठीक है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस असेसमेंट नंबर 3 है एब्यूज ऑफ डोमिनेंस असेसमेंट। जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जियो को डोमिनेंट होने से रोका। कैसे? जियो मोबाइल जब लॉन्च हुआ तो उसने 1 साल तक फ्री में सेलुलर सर्विसेज दी, वो दूसरे साल भी फ्री में सेलुलर सर्विसेज देना चाहता था, लेकिन इसको डिफेंड किया गया एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा। तो उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की शिकायत करी कि
ये अपने आप में एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, फ्री में सर्विसेज लंबे समय तक देना। दैट इज नॉट प्रमोशनल कि 1 साल 2 साल इस तरह दिया जाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला कि जियो नेक्स्ट ईयर फ्री मोबाइल सेलुलर सर्विसेज नहीं दे सकता, तो इस वजह से इस चीज को रोका गया। अगर मार्केट में 1 2 या कुछ डोमिनेंट प्लेयर होंगे तो ये न्यू एंट्रेंट्स का मतलब स्टार्टअप को यानी कि जो नई कंपनियां हैं, न्यू वेंचर्स हैं, उनको ऑपरेट करने से रोक सकता है। भाई मान लीजिए किसी पुरानी बड़ी कंपनी के पास मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कंट्रोल है, प्रमोशन में कंट्रोल है, प्रचार प्रसार में कंट्रोल है, कंज्यूमर का डेटा उनके पास है, तो ये न्यू वेंचर्स को रोक सकते हैं, स्टार्टअप को रोक सकते हैं, और ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए लंबे समय तक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। नंबर 4, डिजिटल टूल एंड डेटा एनालिटिक्स। डिजिटल टूल एंड डेटा एनालिटिक्स। सो इसमें वो डेटाबेस का यूज करते हुए बाय यूटिलाइजिंग डेटा आइडेंटिफाई पोटेंशियल वायलेशंस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल वायलेशन, and support evidence-based decision making। ठीक है, फाइन्स एंड पेनाल्टीज लगाने की पावर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो फाइन्स एंड पेनाल्टीज कैन बी इम्पोज्ड। एंड जो कि कंपनी के टर्नओवर का 10% हो सकता है, दैट इज ह्यूज। ओके, Competition Commission of India can impose penalties up to 10% of the average turnover of last 3 preceding financial year। तो लास्ट 3 preceding financial year की बात आपको नोटिस रखना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है तो आपको जब तक स्पष्ट नहीं पता होगा तब तक आप कैसे उसे अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी स्टैब्लिश करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर competition issues, to address cross border competition issues। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, MOUs साइन कर सकता है, किनके साथ? पैरेलल फॉरेन बॉडीज के साथ। मतलब अपनी तरह की जो फॉरेन एजेंसीज हैं, प्राइवेट या पब्लिक, गवर्नमेंट की या प्राइवेट कंपनीज के अंडर में, या वैसा कोई इंस्टीट्यूशन जो एंटी कंपटीशन, जो कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है, उनके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। देखो ये MOUs लिखा है, अग्रीमेंट की बात नहीं है।
ठीक है, कोऑपरेशन कर सकता है, कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं कर रहा। एमओयूज और फॉर्मल अग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मल अग्रीमेंट अपने आप में बाइंडिंग होते हैं, एमओयूज एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ होता है। इसमें एक कंट्री की अपनी एक इंडिपेंडेंस होती है, वो किस लेवल पर डेटा शेयर करना चाहता है, किस लेवल पर एक दूसरे को हेल्प करना चाहता है, वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस बनी रहती है। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अंडर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट क्या करता है? मार्केट स्टडीज। मार्केट स्टडीज to identify potential areas of requiring market correction and evidence based policy formation। तो दो बातों पे ध्यान दिया जाएगा, टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरियाज और पोटेंशियल एरियाज रिक्वायरिंग रेगुलेशन, जिनको पहले से डिटेक्ट करेगा कि किनको रेगुलेशन की जरूरत है। एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, तो पॉलिसी फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। मर्जर कंट्रोल, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है मर्जर कंट्रोल। अगर कोई मर्जर, देखो मर्जर वर्ड केवल यहां पे यूज हुआ है, लेकिन ये किन किन चीजों को कवर करता है? एक्विजिशन, ओवरटेक, एमलगमेशन, तो अगर कोई फोर्सफुल मर्जर हो रहा है, जो कि मान लीजिए कोई ए कंपनी है किसी बी कंपनी को मर्ज कर रही है, और ऐसी कंडीशन में मार्केट में कंज्यूमर के पास ऑप्शंस की कमी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में ये एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिव होगा। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, तो इसे सीसीआई रोक सकता है, ठीक है, इसे सीसीआई रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा ये इवेल्युएट कर सकता है उन ट्रांजैक्शंस को जो एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं कंपटीशन को, कंज्यूमर के वेलफेयर को हार्म करते हैं। प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है, कंज्यूमर वेलफेयर में जो भी हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको ये रोकने की कोशिश करेगा, और कुछ प्रोविजन लेके आएगा, जैसे कि ग्रीन चैनल प्रोवाइड करेगा ईज ऑफ बिजनेस के लिए। ग्रीन चैनल लेके आएगा काहे के लिए? ईज ऑफ बिजनेस। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग अमंग स्टेक होल्डर्स, मतलब जो दूसरी कंपनीज हैं, स्टेक होल्डर्स। तो ग्रीन चैनल का मतलब क्या है कि वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा सो दैट कि दूसरी कंपनीज जो किसी डोमिनेटिंग कंपनी के सामने थ्रेट फील कर रही हैं, तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर सकता है और
कोऑपरेट कर सकता है एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने में। इसके अलावा लीनियंसी प्रोग्राम होते हैं टू रिड्यूस द पेनाल्टी फॉर कोऑपरेशन। तो अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई पेनाल्टीज लगी हैं तो उन पेनाल्टीज को रिड्यूस करने के लिए ये है कि हाँ वो कंपनीज जो है कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए अगर कोऑपरेट करता है तो उसके लिए लीनियंसी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और है रेमेडीज। कौन कौन से रेमेडीज, किस किस तरह से? टू डाइवेस्ट एसेट एंड मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस। कंपनी की एसेट को कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग किया जा सकता है। इसलिए स्ट्रक्चरल चेंज उसमें लाने के लिए, उसमें मूलभूत बदलाव लाने के लिए। टू फोस्टर कंपटीशन एंड कंसर्न आइडेंटिफाइड बाय CCI। तो इतनी बातें इसमें हमारे लिए काम की हैं और अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इजी और इस तरह के पॉइंट के माध्यम से हम आंसर राइटिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना, आर्टिकल छोटा था। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप UPSC की टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, देखो 1 दिसंबर तक ये टेस्ट सीरीज है। पहले तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 1 दिसंबर तक ये केवल आपको मिलेगा 999 रुपये में ओनली। इसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 4999, मतलब 5000 हो जाएगा। 1 दिसंबर तक अभी ये केवल बिलो 1000 है। इसमें हर पेपर में 50 MCQ होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, 150 घंटे का आपको लाइव डिस्कशन मिलेगा, टोटल 100 पेपर्स होंगे टॉपिक वाइज, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में आप श्योरली अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सको। यहाँ पे देखो 100 पेपर्स है ना, जो कि 58 फंडामेंटल्स पेपर होंगे टॉपिक वाइज, 42 रिवीजन, एडवांस एंड फुल लेंथ के पेपर होंगे, ठीक है। एंड अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप दी कॉन्सेप्चुअल IAS का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को, फिर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करो, फिर उसके बाद डेमो पर क्लिक करो। तो अभी सारे टेस्ट फ्री में हैं, आप इनको देख के अपनी जो ओपिनियन फॉर्मेशन कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सो दैट कि आपको PDF और एडवांस नोटिफिकेशन पहले से मिल सके, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी कॉन्सेप्चुअल IAS एंड आपका सिलेक्शन नेक्स्ट टाइम मेंस के लिए जरूर हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। दिस इज इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज की तुलना में ये सबसे एडवांस से बेस्ट है और रिसर्च बेस्ड टीम इसके साथ है सो दैट कि वो आपको हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच।